आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ सामाजिक। सुरेंद्र जी, मैं रोक रही हूँ आपको, इसमें एक अपडेट आई है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यानी अपडेट है कि सीजेआई यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ है। ये अपडेट आ गई है। ये एक बार फिर से हम अपडेट कर दें इस खबर को। 5 में से 3 जज हैं जो अब इस फैसले के पक्ष में हैं। ये बड़ी अपडेट, क्योंकि फैसला पढ़ा जा रहा था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आई है कि सीजेआई यूयू ललित इसके खिलाफ है, यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के वो खिलाफ है। यानी 3 जजेस ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं। अब आप ये समझिए कि सबसे पहले दिनेश माहेश्वरी, इन्होंने अपने पक्ष में फैसला सुनाया। बेला त्रिवेदी ने पक्ष में फैसला सुनाया। एसबी पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन अब इसमें अपडेट है, ये हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें, जी न्यूज के दर्शक ये समझ लें, ये जान लें कि इसमें जानकारी ये आई है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में नहीं है सीजेआई यूयू ललित। ये बड़ी अपडेट, यानी 3-2 से ये फैसला आप समझिए। 3 जजेस ने इसके ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इसके पक्ष में फैसला नहीं दिया है। ये लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। ये इसमें अपडेट है और इस पर लगातार बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये इसमें अपडेट है, इसको स्पष्ट कर दें हम आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में नहीं है। वो जानकारी ये मिली है कि वो दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, एसबी पारदीवाला की राय से सहमत नहीं है। एस रविंद्र भट्ट और यूयू ललित का एक मत है। आप इसे ऐसे समझिए कि 5 में से 3 का एक पक्ष है, जिसमें दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, एसबी पारदीवाला है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट एक पक्ष में है। जो भी है ये जो स्ट्रक्चर है समाज का उसके खिलाफ है, ये एक तर्क दिया गया था। So this is what all has to get the judgment in detail. Thereafter we will analyze, then we will tell you. Okay. कोई रिव्यू की बात? No review. तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो बरकरार ही रहेगा। लेकिन इसमें जो अपडेट है वो आपको हमने बताई है कि यूयू ललित इसके पक्ष में नहीं थे। यानी 3-2 से ये जो आरक्षण है बहुमत से बरकरार रहेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 3-2 के बहुमत से, यानी 3 जजेस ऐसे हैं जो इसके पक्ष में है, इसलिए ये आरक्षण बरकरार रहेगा। और लेकिन इसमें अपडेट इस वक्त ये है कि यूयू ललित इसके पक्ष में नहीं है। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम अपडेट्स वो देंगे। अरविंद, ये बताइए, जल्दी से अपडेट बताइए। जानकारी अब ये है कि यूयू ललित इसके पक्ष में नहीं है। 3-2 का आंकड़ा। बिल्कुल प्योधी, सुप्रीम कोर्ट की जो कोज लिस्ट थी उससे ऐसा लग रहा था कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और चीफ जस्टिस दोनों का फैसला एक है, क्योंकि लिस्ट ये सजेस्ट कर रही थी और इसी आधार पर ये पहले खबर चली कि 4 जजों की राय एक है, क्योंकि चीफ जस्टिस का तब तक फैसला पढ़ा नहीं गया था। लेकिन अब ये बात साफ है कि चीफ जस्टिस ने माना है कि SC ST OBC समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यानी एक तरीके से चीफ जस्टिस ललित ने जस्टिस रविंद्र भट्ट की राय का ही समर्थन किया है और हम सार रूप में कह सकते हैं कि 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बरकरार रखने का फैसला दिया है। यानी 3 जजों की यह राय है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, भेदभावपूर्ण नहीं है। 2 जजों का यह कहना है कि SC ST OBC समुदाय को बाहर रखना भेदभावपूर्ण है और यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। और इसी बात को लेकर तो याचिका दी गई थी अरविंद, जिसको लेकर दलील ये दी गई कि क्यों SC ST और OBC को इससे बाहर रखा जा रहा है, क्यों ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है संविधान के। लेकिन जिस तरह से सरकार के दायित्व को लेकर बेला त्रिवेदी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि ये सरकार की ही तो जिम्मेदारी है, तो इसके लिए कोई समाधान तो करना होगा। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने बार बार यह साफ करने की कोशिश की है कि SC ST OBC समुदाय जिसको बाहर रखना इस आरक्षण के दायरे से, याचिकाकर्ता ये मान रहे हैं कि ये भेदभावपूर्ण है, ये समाज परंपरागत रूप से आरक्षण का लाभ उठाता रहा है।
और अगर एक नई कैटेगरी को आरक्षण दिया जा रहा है तो इससे इस समुदाय को जो पहले से आरक्षण जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। नाम हम लिख के भेज देंगे ना सर। तो सुना आपने, साफ तौर पर यह कहा गया कि जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ओबीसी एससी एसटी को इस आरक्षण से अलग रखना और वो इसके पक्ष में नहीं है। यानी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित की जो राय है वो एक है इस पूरे मामले पर। आदेश अग्रवाल, ये एक बड़ी बात है जो जस्टिस यूयू ललित कह रहे थे। हालांकि आरक्षण बरकरार रहेगा, लेकिन यूयू ललित का ये कहना कि ये संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। देखिए, जैसे भाई सोचने का अलग अलग तरीका है। इनका ये कहना कि भाई एससी एसटी ओबीसी को इस ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं लाए, अगर उनको लाना तो फिर ईडब्ल्यूएस के आदमियों को फिर क्या रिजर्वेशन रह जाएगा, फिर उधर के ही आदमी वो ले जाएंगे। तो या तो वो जब लाने का क्वेश्चन होता कि जब इनका जो कोटा ओबीसी एससी एसटी का खत्म हुआ होता, ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो केवल सरकार ने इसमें इनको एक्सक्लूड इसीलिए किया एससी एसटी ओबीसी को कि उनका रिजर्वेशन पहले ही है। अगर उनको इसमें ला देंगे तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, एप्लीकेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये जजमेंट जो होते हैं वो एक तरीके का कानूनी होते हैं। उनको और जजेज के जो हमारा जो लॉ बनने का तरीका है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, एक एक्ट से होता है और एक जजों के जजमेंट से होता है। जजों के जजमेंट से क्लैरिफिकेशन, उसका डेवलपमेंट होता है जी। तो इस तरीके का जो दो जजेज का जो जजमेंट है वो उनकी सोच दूसरी है। उनका ये कहना कि इसमें ईडब्ल्यूएस वाले कोटे के अंदर एससी एसटी ओबीसी को भी क्यों उनको एक्सक्लूड करा, उनको भी कर देते, तो उनको ये नहीं पता। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये सरकार जानती है जी। जजेज इस चीज को नहीं समझ पाते कि जो पर्पज है कि ईडब्ल्यूएस के आदमियों को हमने प्रमोट करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। ये इस तरीके की कई बार गलती प्रैक्टिकल जो नहीं जानते, केवल कानून जानते हैं, उससे हो जाती है। तो 3 जजेज का जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है। वो सरकार जो चाहती है, आम जनता जो चाहती। हाँ, जिस ढांचे की बात आप कर रहे हैं उस पर आगे आऊंगे, लेकिन अभी फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर, वो सुनाते हैं। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। अरविंद, क्या ये इतना ही सरल है कि जो बाकी आरक्षण दिए गए हैं, चाहे एससी एसटी को हो, ओबीसी को हो, उनके आरक्षण पर कोई आंच नहीं आई है? इसमें जो वंचित हैं आर्थिक तौर पर, उन्हें आगे लाने के लिए, सुविधाएं देने के लिए ये आरक्षण दिया गया है, बस इतना सा। देखिए, कई सारे पैमाने जिनको जो टूटने थे या बरकरार रहने थे प्योथी इस पूरे फैसले से। पहला यह था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या हो। इंदिरा साहनी जजमेंट ये कहता है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में इस बात का उल्लेख किया गया और यहां पर भी एक बड़ा आर्गुमेंट यही था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो 50% है उसका उल्लंघन ये करता है। सरकार का यह कहना था कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर है, लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ऐसा नहीं है कि 50% से ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो एक तो यह है कि 50% से ज्यादा आरक्षण होगा, उसका रास्ता खुल गया है। दूसरा यह कि अभी तक परंपरागत रूप से जो आरक्षण मिलता था वो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े समुदाय को मिलता था। आर्टिकल 50 के तहत ऐलान किए गए थे जो सरकार को अख्तियार देते थे। ये नई कैटेगरी थी जो कि आर्थिक तौर पर आरक्षण की
बात करती थी। तो ऐसे में क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। इस पर कोर्ट ने हामी भरी है। तो ये फैसला अपने आप में बहुत दूरगामी फैसला है और कई राज्यों में और केंद्र सरकार के स्तर पर आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लेकर के कई दूरगामी इसके मायने रहेंगे। इस पूरे फैसले को लेकर के 3-2 के बहुमत से फैसला आया है। 3 जजों ने इस बात कहा है कि ये मूल अधिकार के खिलाफ, मूल भावना, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। 2 जजों का यह कहना था कि बाहर रखना SC/ST OBC को भेदभावपूर्ण है। बिल्कुल। और AK श्रीवास्तव सर, आप कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें आर्थिक जो है वो सम्मिलित है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है जी। तो उनका कहाँ वंचित का हो गया, उनको कैसे वंचित हो गया? सिर्फ बैकवर्ड में क्रीमी लेयर को नहीं दिया था, तो क्रीमी लेयर जो है वो तो आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो जो क्रीमी लेयर हैं उन्हीं को नहीं मिला, बाकी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको तो मिल ही रहा है जी। ये है, इसमें फर्क क्या है? इसमें हमारी समझ में नहीं आता कि कोई संविधान के खिलाफ है ये। ठीक। अतहर हुसैन, और हम तो ये कहेंगे कि इस बात पर आज ये विचार हो करके कानून बना तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई है जी कि राज्य जो है वो अपने कर्तव्य को पूरा किया है उसने, जिससे वो अभी तक वंचित थे जी। ठीक बात। अतहर हुसैन, जिस बात का जिक्र अभी AK श्रीवास्तव जी कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि यूयू ललित ने जो टिप्पणी की, उन्होंने भेदभाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि OBC SC/ST के साथ भेदभाव है और वो इसलिए इसके पक्ष में नहीं है। तो फिर ये एक मैसेज भी तो है, ये मैसेज उन लोगों के लिए जिस तबके में असंतोष भी पैदा हो सकता है। जी, ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है और जिसमें खासतौर से जो चीफ जस्टिस हैं, जो जिनका आज लास्ट वर्किंग डे है इन द बेंच, और वो ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके असर हो सकता है। पर पूरा जो मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस रही, चाहे सरकार के पक्ष से और जो याचिकाकर्ता थे उनके तरफ से, तो उसका मूल था इक्वालिटी। मतलब जो हमारे प्रेम्बल में जिसको बहुत ही क्लियरली कहा गया है, तो उसी पे ही बात हो रही है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जो कि केशवानंद भारती केस में वेल डिफाइंड है, तो उसमें भी इन्हीं बातों का ध्यान दिया गया। अब उसका इंटरप्रिटेशन है, और ये 3-2 की स्प्लिट में 3 जजेस ने, उनकी हम विजडम को चैलेंज नहीं करते, उन्होंने उसको माना है ये इक्वालिटी को वो नहीं करता है, असर करता है। और चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस भट्ट ने अपनी बात को अलग कहा जी। प्रदीप कौशल, जिस तरह से अभी हमने देखा कि अब देखते देखते यूयू ललित ने कह दिया कि वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन हालांकि अच्छा, इस पे अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। खबर देखिए, यही है इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, बरकरार रहेगा EWS आरक्षण। ये जानकारी आपको दे दें, यानी गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा 10% आरक्षण। ये साफ हो गया है। 5 में से 3 जजेस EWS आरक्षण के पक्ष में हैं। ये बड़ी जानकारी है। यूयू ललित यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट इसके पक्ष में नहीं है। 3-2 से ये जो EWS आरक्षण है ये बरकरार रहेगा। SC/ST OBC को बाहर रखना भेदभावपूर्ण, ये कहना है यूयू ललित का। देखिए, ये 2 विषय हैं इसमें। एक तो है व्यापक विषय कि इस प्रकार के आरक्षण का प्रावधान करना ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या विपरीत है। दूसरी बात ये है कि आप अगर आरक्षण करते हैं वो तो संविधान सम्मत है आपका निर्णय, लेकिन ये बताइए कि आपने कुछ वर्गों को उससे बाहर क्यों रखा है। अब प्रश्न ये होता है कि मुझे नहीं पता विस्तार में इनके जो आदेश हैं उनमें क्या है, लेकिन जितनी सीमित जानकारी है उसके आधार पर कि यह ज़रूर पूछा जा सकता है
कि अगर जो पहले से ही जिनको संरक्षण प्राप्त है उन्हीं वर्गों को अगर लाभ देना है तो फिर नया कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ये नया कानून इसलिए लेकर के आए हैं कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको किसी प्रकार का लाभ नहीं है आरक्षण का, लेकिन वो उस प्रकार के लाभ के पात्र हैं, उनको उनकी पात्रता जो है वो पूरी है, उनको कैसे संरक्षण दिया जाए। तो उसका विरोध कैसे किया गया है कि इसमें आपने जो पहले से आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको सम्मिलित क्यों नहीं किया? तो फिर नए कानून की आवश्यकता क्या थी? दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा में राज्यसभा में बैठते हैं, जो चुन करके लोगों से आते हैं, और सरकार जिसको सभी वर्गों की चिंता करे ऐसी अपेक्षा उससे सबकी रहती है, तो उन्होंने इन सारे पहलुओं के ऊपर विचार किया होगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भेदभाव वाली बात है। फिर तो ये होगा कि आप किसी भी वर्ग को आरक्षण देंगे तो बाकी वर्ग कहेंगे भेदभाव हो गया, तो फिर तो पूरा आरक्षण का जो पूरा स्वरूप है या कॉन्सेप्ट है, ये तो फिर उसको उसके सामने भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। और आप देखेंगे कि आरक्षण जो है वो केवल जातिगत आधार पे ही नहीं है या आर्थिक आधार पे ही नहीं है, पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है। आप ट्रेन में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण है, बुजुर्ग लोगों के लिए आरक्षण है, विकलांग लोगों के लिए आरक्षण है। तो आरक्षण आपको देखना पड़ेगा। बल्कि कई आजकल तो उस प्रकार के विधायक नहीं हैं जो बसों से यात्रा करते हों, लेकिन कई स्टेट रोडवेज के अंदर पहले की 3 सीटें विधायकों के लिए और सांसदों के लिए आरक्षित रहती हैं। तो आरक्षण देखना पड़ेगा कि उसका संदर्भ क्या है। मेरे साथ अरविंद भैया, अरविंद, जिस बात का जिक्र प्रदीप कौशल जी कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि यूयू ललित जब उन्होंने अपना फैसला पढ़ा, सबसे आखिर में उनका फैसला पढ़ा गया, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस वक्त सुनवाई हो रही थी उस वक्त भी यही सवाल पूछा गया था, और क्या ये भेदभाव नहीं है, इस बात पर तर्क दिए गए थे। उसके बावजूद भी यूयू ललित ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण है। इसे कैसे समझें? बिल्कुल, फैसले का जब विस्तृत कॉपी आएगी तब ये बात साफ होगी कि आखिर वो किस कसौटी पर इसे भेदभावपूर्ण मानते हैं। लेकिन ये एक बड़ी दलील थी इस पूरे मामले को लेकर के कि SC, ST, OBC समुदाय को अगर बाहर रखा जाता है तो ये भेदभावपूर्ण है, समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से साफ करने की कोशिश की गई थी कि जो अब तक परंपरागत समुदाय जिसको आरक्षण मिलता रहा था परंपरागत तरीके से, उससे अलग एक कैटेगरी इजाद की गई है। और आर्थिक तौर पर भी विषमता अपने आप में एक विषय है, समानता लाने के लिए आर्थिक तौर पर विषमता को भी खत्म करना जरूरी है। तो ये सरकार की दलीलें थी और सरकार ने बार बार तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ ये साबित करने की कोशिश की। मसलन कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में 2 लाख सीटें बढ़ाई गई हैं, 4315 करोड़ का बजट किया गया है ताकि SC, ST, OBC समुदाय को जो पहले से सीटें आरक्षित हैं उनमें कोई दखल ना हो, अलग से उनको सीटें मिल सके। तो संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया कि वहां पर भी आर्थिक आधार पर जो समाज बटा हुआ है, अगर वहां पर विषमता है तो उसको दूर करने की बात कही गई है। तो आर्थिक तौर पर जो कमजोरी है, आर्थिक तौर पर जो वंचित तबका है, उसको आगे लाना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है और वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, ये सरकार का दलील थी। लेकिन बार बार वही सवाल उठ रहा था कि SC, ST, OBC समुदाय को अगर बाहर रखा जाता है तो क्या ये भेदभावपूर्ण नहीं है। 3 जजों ने इसको भेदभावपूर्ण नहीं माना। चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसको भेदभावपूर्ण माना है। एक बात यह भी रही पीयूदी कि आमतौर पर जब जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे होते हैं चीफ जस्टिस, वही फैसला पढ़ते हैं, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने सबसे आखिर में फैसला पढ़ा। और जो कोच लिस्ट थी वो दिखा रही थी कि ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का फैसला एक है और बाकी 3 जजों का फैसला अलग अलग है। इसलिए शुरुआत में खबर ये चल गई कि 3-2 के बहुमत से फैसला, 4-2-1 के बहुमत से फैसला आया है। लेकिन बाद में चीजें क्लियर हुई कि 4-1 से 3-2 से, माफ कीजिएगा, 3-2 से के बहुमत से ये फैसला है जिसमें EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। बिल्कुल अरविंद, और ये क्योंकि एक कोर्ट का फैसला है, सारी चीजों को हम चाहते हैं अपने दर्शकों तक स्पष्टता से रखें, इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी और हर एक अपडेट हमने दर्शकों तक पहुंचाई भी है और इस वक्त सटीक जानकारी भी दर्शकों तक हम दे रहे हैं। लेकिन अरविंद, मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि बेला त्रिवेदी और दिनेश माहेश्वरी ने जो अपने फैसले में जो बात कही, उन्होंने कहा कि वंचित, जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है, उसी के बारे में सोचना सरकार का दायित्व है। ये बहुत सरल एक पक्ष था उन दोनों का। तो क्या इसके इतर भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता था?
देखिए बिल्कुल ये सवाल उठाया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि आर्थिक आधार पर अगर आगे किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ आरक्षण ही उसका जरिया नहीं हो सकता, दूसरे और तरीके भी हो सकते थे। यह भी याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि जरूरी आंकड़े नहीं जुटाए गए, कैसे 10% आरक्षण की सीमा तय कर दी गई, और उसके बाद में 8 लाख की जो सालाना इनकम की जो सीमा है उस पर भी सवाल उठे। लेकिन 3 बुनियादी जो सवाल थे वो यही थे, दिया जा सकता है, क्या वो संस्थान जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, निजी संस्थान है, वहां पर भी दाखिले के नियम सरकार बना सकती है? और क्या ये भेदभावपूर्ण नहीं है कि एक समुदाय को जिसको परंपरागत रूप से आरक्षण मिल रहा है उसको आप बाहर रख रहे हैं? और चौथा सवाल जो था वो आरक्षण की सीमा 50% का था जो इंदिरा साहनी जजमेंट में रखी गई थी। तो जो 3 जज हैं उन्होंने इन कसौटियों पर यह माना कि ये मूल भावना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये माना कि इससे एससी समुदाय या ओबीसी समुदाय को बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं है। आगे जब विस्तृत फैसला आएगा उससे ये साफ होगी कि आखिर किस किस कसौटी पर कैसे कैसे जजों के निष्कर्ष रहे, कैसे कैसे कुछ जजों ने माना कि ये मूल भावना के खिलाफ है, कुछ ने कहना था कि ये सामाजिक फैब्रिक के खिलाफ है। तो कैसे ये निष्कर्ष रहे, उसके आधार क्या थे, इसकी पूरी जानकारी विस्तृत जो फैसला आएगा उसकी कॉपी जब आएगी वो भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपके जरिए अरविंद। लेकिन आदेश अग्रवाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इतनी सरलता से अभी हम समझें कि पहले तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा क्योंकि 3 जजों ने इसके पक्ष में अपना फैसला दिया है और 2 ने नहीं दिया। दूसरी बात यह कि 3 जजेस जो इसके पक्ष में हैं वो सिंपल सी एक बात कहते हैं कि अगर हमें किसी वर्ग का उत्थान करना है तो आरक्षण एक ऐसी प्राथमिकता है जिससे एक बड़ा तबका समाज का जो वंचित है वो आगे आ सकता है। आदेश अग्रवाल, आपको आवाज मिल पा रही है सर? जी हाँ, नहीं दोबारा जरा प्लीज। सर सवाल मेरा यही था कि इसे बहुत सरलता से समझने की कोशिश है कि जो 3 जजेस जो इसके पक्ष में फैसला देते हैं वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि अगर किसी वंचित वर्ग को हमें आगे लाना है, बात इक्वालिटी की है, उसी का ये पूरा आधार था, जितनी सुनवाई हुई जो फैसला लिया गया इक्वालिटी को लेकर, सिर्फ इतना कि अगर हम इस तरह से आरक्षण के बूते हम समाज के आर्थिक तौर से वंचित वर्ग को सामने ला सकते हैं, इक्वल ला सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा 50% रिजर्वेशन तो SC ST OBC में गया हुआ था। सरकार ने और उनके 50% को छेड़े बिना सरकार ने जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनके लिए रिजर्वेशन लाए, और ये रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 3 जजेज ने यही कहा कि ये सरकार की ड्यूटी है कि जो पिछड़े हुए वर्ग है इकोनॉमिकली उनको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि कास्ट के हिसाब से तो पहले रिजर्वेशन करा हुआ है, इनके प्रति भी सरकार की ड्यूटी है। और सरकार ने वो बात जो अमेंडमेंट करके लाए हैं ये उनको दिया है 10% का रिजर्वेशन, ये उन्होंने सही इसीलिए माना कि ये सरकार की ड्यूटी है उनको भी प्रमोट करना, लेकिन इसमें उनको एक भी सबसे आगे बड़ा बढ़ने का मौका। अब जो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी सुरेंद्र जी, राजनीतिक पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी होगी ना कि वो ऐसे लोगों को, यानी उस तबके को कि जिसके अंदर असंतोष है या जो इसके खिलाफ याचिका दायर कर चुका है कोर्ट में, उसे ये बतलाए कि उसे इससे कोई नुकसान नहीं है, उसके अपने आरक्षण पर कोई आंच नहीं है। ये तो पहले से हम लोग कह रहे हैं, ऑलरेडी संसद की बहस में भी यही कहा हम लोगों ने, और आज जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और हम लोग सम्मान कर रहे हैं, तो ये बात अपने आप आ जा रही है कि आरक्षण 2 तरीके का हो गया है। अब पहले जो सामाजिक आधार पर आरक्षण था उसमें हमारी जातियों में जो विभेद था, क्योंकि अन्य धर्मों में वो जातियां नहीं होती हैं, जाति की व्यवस्था सिर्फ हमारे धर्म में, सनातन धर्म में है, तो इसलिए जो पिछड़े और दलित और क्या नाम आदिवासी समूह थे उनको आरक्षण दिया गया था सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के वजह से। एक जो नया वर्ग पैदा हुआ जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जिसमें किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी हिंदू मुसलमान का विभेद नहीं है, अब एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से हो रही है कि अब आरक्षण 10% का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बारिंग कास्ट, बारिंग कॉन्ट्रेक्ट, बारिंग एरिया, सब लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। सरकार को यह एश्योर करना चाहिए कि ये आरक्षण सबको समानुपातिक रूप से, समान रूप से मिलेगा, जो लोग भी गरीब हैं। दूसरी तरफ जो पिछड़े और दलित हैं उनको लेकर के
जो बात एक सोच आई है अगर कुछ वर्गों में, ये सरकार की जिम्मेवारी है, राजनीतिक और दलों अभी की भी सुरेंद्र जी जिम्मेवारी इसी है। बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ट्वीट किया है, वो भी बता दें आपको। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है उदित राज ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको एक और बता रहे हैं, अपडेट इसमें कांग्रेस नेता उदित राज जिन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, ये कहना है उनका। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।